देखिए सर, इस लेक्चर में हम जो हमने इससे पहले लेक्चर में किया था वर्क, पावर और एनर्जी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होते हैं वो सारी चीज़ें, और सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक इसकी बात कराऊंगा मैं, ठीक है। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। अगर कोई सुधार की ज़रूरत है तो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये मृत्युंजय क्लासेस करके ऐप है, प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके, यहाँ पे मैंने बहुत मिनिमल चार्जेस में ये पूरे कोर्स डिज़ाइन कर रखे हैं सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख के स्टोर में जाके, वहाँ पे ये डाउनलोड करने के बाद स्टोर है, स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए, आइए हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमने जो पहले चैप्टर में कुछ चीज़ें, एक क्वेश्चन छूट गया था, मैं उसको बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन क्या है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, ठीक है, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं हैं। अगर संवेग स्थिर हो गया तो गतिज ऊर्जा किसकी होगी कह रहा है। द्रव्यमान तो अलग अलग है, मास क्या है m1 और m2 अलग अलग है। अगर p कांस्टेंट हुआ, p दोनों के लिए कांस्टेंट हुआ, तो आपसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं, हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है, उसका संवेग मतलब मोमेंटम p है, और काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया सर उसकी k1 से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 1 से डिनोट किया। दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ये p लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया ke2 से, ठीक है सर। तो अब आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें और लीनियर मोमेंटम में रिलेशनशिप होती है, और वो क्या रिलेशनशिप होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी पहले वाले के लिए वो किसके बराबर होगी, p²/2m1 के बराबर। तो इसका डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m1 के। दूसरे के लिए देखो तो काइनेटिक एनर्जी ke2 के लिए निकालोगे तो p तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, p² मास है अलग अलग 2m2। तो यहाँ से भी काइनेटिक एनर्जी 2 के लिए कितनी आई, ये k1 आई, प्रोपोर्शनल टू 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m2 आ गया सर। तो इसको जनरलाइज वे में मैं क्या कर सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये हुआ जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो ये क्या कह रहा था, देखो कि संवेग स्थिर होने पे जिसकी काइनेटिक एनर्जी उसी की ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी जिसका अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं में अगर संवेग स्थिर हो तो काइनेटिक गतिज ऊर्जा हल्के वाले की अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उसका मास कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी सर, ठीक है। अब अगले टॉपिक को हम देखते हैं सर। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, देखिएगा, अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको करते हैं ढंग से। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की स्थिति के कारण, आप जानते हैं ना, उसकी जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मतलब क्या हुआ, ये भी एक कार्य करने की क्षमता है। अगर मैं आपसे बात करूं, डेफिनेशन लिखता हूं, तो किसी ऑब्जेक्ट की या किसी वस्तु की स्थिति जो है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण किसी वस्तु की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता, स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता जो है क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, h हाइट पे है पृथ्वी से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की आप मेरे से बात करेंगे तो कितनी होती है सर, mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके समझाता हूँ। जैसे ये है आपका इस तरीके का, ये नहीं, मेरा गलत बन गया,
ये बनाया, ये भी गलत बन गया है मेरे से, ये है, ठीक है। देखिए सर, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और एक पोजीशन ऑब्जेक्ट की ये कही, ठीक, एक पोजीशन ये कही, और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। अब सर ये वाले ऑब्जेक्ट को आप यहाँ को खिसकाओगे तो ज़रा जाके यहाँ पे अटक जाएगा, ये यहाँ को खिसकाओगे यहाँ अटक जाएगा। मतलब ये एक ऐसा है कि न्यूट्रल पोजीशन पे है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना न्यूट्रल पोजीशन पे, जहाँ आप ले जा रहे हो वहीं ले आ जा रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाओगे तब भी ये वापस यहीं पे आ जाएगा, और यहाँ को डालोगे तब भी ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पोजीशन क्या कहलाएगी? स्टेबल कहलाएगी। स्टेबल जब होता है तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है। और ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है सर। कैसा है? अनस्टेबल। मतलब क्यों है अनस्टेबल? कोई चीज़ अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसको जैसे ही यहाँ को धक्का दोगे नीचे गिर जाएगा, यहाँ को दोगे तो यहाँ को, जहाँ को भेजोगे वहीं चला जाएगा। तो ऐसे केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सबसे हाईएस्ट होगी इसकी, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे होगी इसकी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से जब नीचे को फेंकोगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे को फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है उसकी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही आप नीचे को फेंकोगे, एक ईंट लाओ, आप ईंट को नीचे को फेंको, सर पे पड़ेगा, सर फोड़ देगा ये, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, और नीचे को आते समय काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। अब आप देखिए, क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका। देखिए जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी 1 किलोग्राम के द्रव्यमान की, देखिए सर जो भी मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान से देख के आप देखिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स बनाइएगा। देखो एक भी गलती हुई, जैसे ये लेक्चर में बना चुका था लगभग 30 मिनट का, सदिश की जगह पे अदिश बोलने की वजह से मुझे दोबारा ये लेक्चर बनाना पड़ रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अगर किसी 1 किलोग्राम की, कोई 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से आपको यहाँ 9 मीटर की ऊंचाई पे फेंकना है। हाइट कितना कह रहा है? 9 मीटर की, 9.8 मीटर, 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो किया गया कार्य निकालना है। एक तो उठाए रखने पे कार्य होता है, और उठा के रखा है आपने, उठाया जाता है तो कार्य निकालना है। तो सर कार्य मतलब वो वही होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। m कितना है? 1। g कितना लूँगा? 9.8 इंटू अगेन 9.8 ही दे रखा है ये, हाइट भी, तो ये कितना आ जाएगा सर? वर्क है, जूल में होगा, तो 9.8 स्क्वायर जूल हो जाएगी इसका वर्क, या जो कार्य करना पड़ेगा मुझे वो कितना करना पड़ेगा, इतना इस पर वर्क करना पड़ेगा। ये किसकी बात आती है सर? काइनेटिक, वो पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी होती है, आगे हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx² होती है, ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा उसी समय समझा दूंगा मैं इसको, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है k, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें समझते हैं। इफिशियंसी से पहले कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में सर, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये याद रखने पड़ेंगे आपको। वैसे ज़रा सा समझते हैं आप तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सेल है, विद्युत सेल की क्या क्या एनर्जी होती है? पहली बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है 1, मैकेनिकल एनर्जी होती है 2, और साउंड एनर्जी होती है 3। साउंड एनर्जी के बाद आपने पढ़ रखा, लाइट एनर्जी पढ़ रखी है, ठीक है। ये सारी एनर्जी होती हैं, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी भी पढ़ रखी है। तो ये क्या काम करता है? पहले विद्युत सेल की अगर हम बात करें, अच्छा केमिकल एनर्जी नहीं लिखा मैंने, केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल में क्या होता है? केमिकल्स भरे होते हैं ना, उससे एनर्जी मिलती है। तो ये क्या काम करता है? जो केमिकल एनर्जी होती है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को चेंज करता है। मैंने यहाँ पे ये वो लिखे हैं आपके पास, जो एपरेटस यंत्र हैं, और यहाँ पे उनके ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है। तो ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? विद्युत सेल। लाउड स्पीकर क्या करता है सर? आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, लाउड स्पीकर बजाते हैं आप, उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है ना, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन काम करता है साउंड एनर्जी, ये याद रखनी पड़ेगी, फिर बोल रहा हूँ, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। टरबाइन हो गया, ये डायनेमो हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया, ये क्या काम करेगा?
ठीक है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, टरबाइन यही तो काम करता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा, इससे हमें क्या मिलता है, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है कौन, टरबाइन। जो विद्युत ऊर्जा होती है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर क्या काम करती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। सर मोटर लगाते हैं ना हम, कार्य होता है वो, जो मोटर लगाते हैं पानी नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत बल्ब की अगर हम बात करें तो ये जो आपके पास विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब लाइट एनर्जी में, या आप कहें उष्मा में, ठीक है, उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। फोटो सेल के बारे में आप जानते हैं ये क्या काम करता है, जो लाइट एनर्जी है फोटो सेल से क्या मिलता है आपको, लाइट एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। वाद्य यंत्र, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको किस में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बारिश क्या काम करती है, बारिश जो करती है पोटेंशियल एनर्जी को आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये अपने नोट्स में बना लीजिए, इतना तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सर, यहाँ पे इफ़िशियंसी आती है, उससे पहले एक वर्ड और आएगा, इफ़िशियंसी आती है, दक्षता क्या चीज़ है, ठीक है। इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें ना, तो जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट और जो इनपुट होता है, उन दोनों का रेशियो जो होता है ना, उसी को आप क्या कह देते हैं, दक्षता या इफ़िशियंसी कह देते हैं। अगर मुझसे कहा जाए इफ़िशियंसी जो है उसका परसेंटेज निकालो, तो इफ़िशियंसी का परसेंटेज क्या होगा सर, जो आउटपुट है, आउटपुट जो है और जो इनपुट है, आउटपुट जो है और जो इनपुट है, इनको ये परसेंटेज हो जाएगा। इफ़िशियंसी परसेंटेज मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी परसेंटेज कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो नीचे एक क्वेश्चन दिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन किसी विद्युत स्रोत से 1 किलोवाट की शक्ति, 1 किलोवाट की शक्ति लेकर क्या कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल मशीन किसी विद्युत सेल से 1 किलोवाट की शक्ति लेकर 1 हॉर्स पावर शक्ति देता है, ठीक है। 1 किलोवाट शक्ति लेगा और 1 हॉर्स पावर की शक्ति देगा। सर आप जानते हैं हॉर्स पावर क्या, हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप इस क्वेश्चन में क्या निकालना है मुझे, इफ़िशियंसी का परसेंटेज निकालना है। इफ़िशियंसी का परसेंटेज क्या होगा सर, जो आउटपुट है और जो इनपुट है, जो आउटपुट है और जो इनपुट है इंटू 100। सर आउटपुट कितना है, 1 हॉर्स पावर का मिल रहा है हमें, और इनपुट कितना है, 1 किलोवाट का मिल रहा है, इंटू क्या करोगे 100। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट और 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट गुणा 100 गुणा 100, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको आप जब वो करोगे तो 74.6% आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 74.6% आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 74.6 हो जाएगी सर, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अगली चीज़ क्या आती है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है सर, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स की मैं अगर बात करूँ ना, इम्पल्स जो है, इम्पल्स को समझने से पहले आप ये देखें, अगर कोई खिलाड़ी है, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल को पाँव से मार के ऐसे 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 ले जा रहा है, तो ये इम्पल्स क्रिएट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर ये खिलाड़ी जो है यहाँ पे बॉल रखी है, पाँव लाया और इसने इसको किक मारी, ये उछल के यहाँ चलेगी, वो छोटे से शॉर्ट इंटरवल में लगने वाली जो किक है वही उसका इम्पल्स क्रिएट हो रहा है। जैसे कोई ट्रक है, ट्रक आके एक भूसे के ढेर में घुस गया तो उसमें इम्पल्स क्रिएट नहीं होगा। यदि ये ट्रक आके यहाँ पे दीवार है, इस पे तुरंत लग गया, तो जो शॉर्ट इंटरवल में, जो टाइम में जो इस पे जो फोर्स लगेगा वही क्या कहलाता है सर, आपका आवेग कहलाता है। उसी को क्या कह देते हैं आप, इम्पल्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इम्पल्स कह देते हैं। तो जो इम्पल्स की वैल्यू होती है ना सर, वो क्या होती है, फोर्स इनटू टाइम। क्या होगी, फोर्स इनटू टाइम।
अगर मैं आपसे कहूँ इसका एसआई मात्रक निकालने की कोशिश करूँ तो एसआई मात्रक फोर्स के लिए आपने निकाला था किलोग्राम मीटर सेकंड -2 इंटू सेकंड करोगे तो क्या आएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, mLt-1 मिल जाएगा। क्या डायमेंशन इसकी ये हो जाएगी mLt-1। और ये राशि कैसी है सर, आवेग एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। f इंटू टाइम मिल रहा है ना, सदिश राशि है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको आवेग का मतलब क्या होता है, उसके बाद अगली चीज़ बता रहा हूँ पावर। पावर की सर आप जब बात करते हैं ना, पावर बराबर क्या है, कार्य करने की, कार्य अपॉन क्या होगा, समय। इसी को तो पावर कहते हैं, कार्य अपॉन समय। तो P बराबर जब आप लिखते हैं W अपॉन T आएगा। तो इसको और मैं जब कन्वर्ट करता हूँ, W को आप जानते हैं FS cos थीटा होता है सर, अपॉन क्या हो गया, T हो गया। अब इसमें से ये वाले पोर्शन को जब आप अलग करते हैं तो आप पाते हैं तो F इंटू एस अपॉन टी क्या होता है, V इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो क्या मैं सर इसको ऐसा लिख दूँ, F भी वेक्टर ये भी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही तो है। क्योंकि आप जानते हैं A और B का जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो मॉड A मॉड B वेक्टर क्वांटिटी, मॉड लगा दोगे तो वो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, यही चीज़ तो है फिर। तो हम इसको F डॉट V के बराबर भी कह सकते हैं सर। किसको, F डॉट V के बराबर भी हम इसको कह सकते हैं। किसको, जो मैं यहाँ पे शक्ति निकाल रहा हूँ। तो P की जो वैल्यू आ गई सर, पावर इज इक्वल टू F डॉट V भी लिखी जाती है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम मात्रक की बात करें इसका, अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो कितना होगा, जूल पर सेकंड ही तो होगा सर। जूल पर सेकंड को सॉल्व करो, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। जब इसको सॉल्व करोगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम यही होता है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 तो था ही है जूल W, और इंटू सेकंड -1 एक और हो गया तो कितना बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 बनाना। तो इसकी जब आप डायमेंशन को लिखोगे तो कितना आएगा, इसको क्या कहते हैं, इसी चीज़ को आप कहते हैं वॉट, ठीक है, क्या कहते हैं, वॉट। तो डायमेंशन लिखो mL स्क्वायर T-3, दिस इज डायमेंशन, ठीक है, वीमा होगी इसकी। एक अभी मैंने आपको बताया एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है सर। तो ये हमने किसके बारे में देखा सर, ये देखा ये वर्क क्या पढ़े थे हम, शक्ति के बारे में, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण का इसके बाद कराऊंगा मैं आपको, संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके अंदर आपकी टक्कर आती है, कॉलिजन प्रत्याश टक्कर आती है, अप्रत्याश टक्कर आती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक आती है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसके क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर आपसे कहा जाए गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, बताया तो था अभी मैंने, इससे पहले लेक्चर में बता रखा है। यांत्रिक ऊर्जा यही तो है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के कंबाइंड फॉर्म को आप क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। एक हॉर्स पावर 746 वाट, अभी बताया आपको। एक हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है सर वो किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। आगे आइए, अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन। इसको देखो, ये क्या है, 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु पर 2 मीटर विस्थापित कर देता है। उसको 20 न्यूटन का जो बल है उसको वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तब और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल निकालना है सर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा भी किसको कर देगा। F कितना है आपका, 20 न्यूटन का है। F कितना है, 20 न्यूटन का है। और S डिस्प्लेसमेंट जो हुई है 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है। और W जो कार्य हुआ है सर वो कितना हुआ है, 20 जूल का। तो आप जानते हैं कि W किसके बराबर होता है, F S cos थीटा के बराबर होता है। तो W तो है 20, F कितना है 20 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, आप ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
कॉस थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगा, और कॉस थीटा 1/2 किस पे होता है, थीटा बराबर जब आपका 60 डिग्री होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, यही होगा ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये है एक हवाई जहाज जो है 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना जूल है, तो बल निकालना है सर। तो बल तो आप जानते हैं ना कितना होता है, W बराबर F गुणा T होता है, ठीक है, W बराबर F इंटू टी। तो W बराबर FT, W कितना दिया है, यहाँ पे W दिया है, हवाई जहाज इतनी दूरी तय करता है ना, इतनी दूरी तय 4000 मीटर की दूरी तय किया गया कार्य इतना है। 4000 मीटर की दूरी तय करने में किया गया कार्य ये है ना, कार्य कितना दे रखा है, 1 2 3 4 जूल, इतना जूल का। तो F कितना है, F तो निकालना है मुझे, गुणा किया गया कार्य इतना ही। एक हवाई जहाज द्वारा इतना दूरी तय करता है, इसमें समय तो हमें गिवन नहीं है ना। यदि एक हवाई जहाज इतने मीटर की दूरी तय करता है तो ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा मैंने गलत दिखाया ना, ये W बराबर FT क्यों लिख दिया यार, F डॉट S तो होता है, F डॉट S होता है ना F डॉट S ही तो होता है। ठीक, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान दीजिएगा आप, जब भी एंगल नहीं दिया रहता है ना तो थीटा को उस समय जीरो लेते हैं। क्वेश्चन करते समय जब थीटा दे रखा है तो बढ़िया, जब थीटा नहीं दे रखा है तो उस समय क्या ले लेते हैं, उसको जीरो ले लेते हैं। मैंने यहाँ टी लिख दिया था, वो गलती इसलिए होगी थी। तो W बराबर FS होगा ना, W कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है, और FS कितना दे रखा है, 4000 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से F निकाल लो, फिर फोर्स कितना आ जाएगा आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटो तो 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन क्या आ गया, जो बल ज्ञात कीजिए कह रहा था ना, तो बल कितना हो जाएगा सर, 5 न्यूटन का बल इस पर लगेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही बना देंगे। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल के बीच का कोण, कार्य शून्य कब हो सकता है, जब विस्थापन और इनके बीच का कोण कार्य शून्य, मतलब W बराबर FS cos थीटा होता है। जब आप FS cos थीटा में वैल्यू रखेंगे, कार्य तो जीरो है तो F तो नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, फोर्स कैसे जीरो हो सकता है ना। फिर तो आपके पास यहाँ से कब मिलेगा वो, थीटा किस एंगल पे होगा जब ये जीरो आएगा, 90 डिग्री पे। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो ये जीरो आएगा। जब थीटा 90 होगा तभी ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जीरो आएगी सर। ठीक है, देखिए और कुछ क्वेश्चन है तो देखते हैं। ये है एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है इससे पहले क्वेश्चन। M द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द्रव्यमान M के साथ चलती हुई वस्तु EK का मूल्य क्या होगा यदि गति को V से बढ़ाकर 2V तक दुगुना कर दिया जाए। ठीक है, द्रव्यमान M के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है, EK दे रखी है। ठीक है सर, हम जानते हैं कि E काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, 1/2 mv² होती है, हाँ या ना। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो 1/2 कितना बढ़ा दिया, अगर गति को V से बढ़ाकर 2V कर दो आप, तो ऐसा क्वेश्चन तो करा रखा है मैंने, V से 2V जब आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 को बाहर ले लो, ये 4 टाइम आएगा बाहर, तो ये अंदर कितना बचेगा आपका 1/2 m इंटू ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेता हूँ हमें, 1/2 इंटू V², तो ये कितना आएगा 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिल गई, तो 4 टाइम ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 EK के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 4 EK के बराबर, यही तो आएगी, क्योंकि EK का वैल्यू ही यही है। EK बराबर कितना है, 1/2 mv² है। तो EK हमने जब फाइनल में निकाला, EK फाइनल लिखूंगा मैं, EK इसको ऐसे लिखूंगा ना, EK फाइनल केस में, फाइनल में क्या कर दे रहे हैं, वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जब आप वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो इस तरीके का रिलेशनशिप मिलेगा
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल, ठीक है, 120 जूल, इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम, तो वस्तु का वेग निकालना है सर। ये क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, वस्तु का वेग निकालना है सर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो 1/2 mv² होती है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे रखी है हमें, 1/2 गुणा m का मान भी दिया है 15 किलोग्राम गुणा v²। तो v² जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा ये? 120 गुणा 2/15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ जाएगा? 4 मीटर। देखो ये क्वेश्चन को देख के ही आप बना दोगे यार, ये क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करना पता इसको। ये देखो ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, मीटर वेग पूछ रहा है, सेकंड स्क्वायर कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, अपने आप ही सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर लिखा है इसने। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर लिखा है आपके पास। कैसा है? 4 मीटर पर सेकेंड। क्यों? मैंने सॉल्व भी नहीं किया, सॉल्व करके तो समझा दिया वैसे आपको, तो मुझे इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में देखते ही आप बता दोगे, डायमेंशन ही गलत दे रखी थी उसकी, तो बिना सॉल्व करे आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं, उसके बाद इतना आप करिए, उसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे।